dear student, this is me, Mir Mohammed. It's on YouTube channel Sim Biology. Friends, कंप्लीट सीरीज आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो न्यू एडिशन का बुक है उसमें से करवा रहा हूँ। कोशिश यही है इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके आप तक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पेपरों से पहले आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूँ, बट उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी अपने इस चैनल को, आपका ही चैनल है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट अच्छे लगें तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है भाई? कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिलता है, ठीक है। फिर वो दोनों मोनोमर मिल जाएंगे, फिर उनमें एक और मोनोमर ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होंगे, मोनोमर्स आपस में ऐड होते जाएंगे और इनके रिजल्ट में क्या बनेगा? मैक्रोमॉलिक्यूल बनेगा। एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई वोकाली लाइनें, ठीक। कॉन्सेप्ट आगे देता हूँ मैं आपको, लॉजिक इससे दूंगा, भरपूर लॉजिक दूंगा आपको, वोकाली लाइनें नहीं रटवाऊंगा। ये तो जस्ट आपको जस्ट एक ब्रीफिंग देने के लिए था। मेरा तरीका ये नहीं है पढ़ाने का, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लॉजिक दूंगा। तो देखते हैं आगे इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को और क्या क्या कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के 5 नाम लिखें, ठीक है। अभी तक आपके सामने ये 5 नाम लिखे हैं। और भी नाम हो सकते हैं, बट आपके बुक के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से ये 5 नाम ही काफ़ी हैं। जस्ट ये याद कर लीजिए। क्या? कंडेंसेशन का दूसरा नाम फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। फॉर्मेशन मतलब बनना, किसका बनना? मैक्रोमॉलिक्यूल का बनना। तो मैक्रोमॉलिक्यूल के बनने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का दूसरा नाम फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। अब सिंथेसिस मतलब भी बनना, ठीक है। सिंथेसिस मतलब बनना, किसका बनना? मैक्रोमॉलिक्यूल का। तो मैक्रोमॉलिक्यूल के बनने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन को हमने तीसरा नाम क्या दिया? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। अब भाई कंडेंसेशन का तीसरा नाम है पॉलीमराइजेशन। ये क्यों होता है सर? इस कंडेंसेशन को पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्यों कहा जाता है? थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट फिलहाल आप ये कीजिए कि आप ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए टू इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। देखते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का चौथा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब सर इसको क्यों कहते हैं समझते हैं थोड़ी देर में, सिर्फ नाम याद कर लो। डिहाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रोलाइसिस सर ये तो हमने सुना ही नहीं, तो भाई सुन लो यहाँ पर। जस्ट ये फिलहाल ये नाम याद कर लो कि कंडेंसेशन के कौन कौन से नाम होते हैं। मतलब हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे कंडेंसेशन बस कंडेंसेशन ही है, नहीं। कंडेंसेशन के 5 नाम हैं भाई, ठीक है। ये 5 नाम हैं, सही। तो भाई वो तो थे उसके 5 नाम कि कंडेंसेशन के ये 5 नाम हैं, या कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है? मोनोमर आपस में मिल रहे हैं, मोनोमर के मिलने से क्या बन रहा है? मैक्रोमॉलिक्यूल बन रहा है। सर अब समझाओ थोड़ा कि मोनोमर्स आपस में मिलते कैसे और ये मैक्रोमॉलिक्यूल बन क्यों रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है कंडेंसेशन। जिसमें क्या हुआ, ये मोनोमर्स हैं, ठीक है। ये मोनोमर आपकी बुक में भी ऐसे ही सर्कुलर मोनोमर्स बने हुए हैं। तो सर्कुलर का क्या मतलब है? इसके बाहर, अब ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर OH का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, ठीक है। ऐसे करते करते मैं सारे मोनोमर्स को बना रहा हूँ। ये क्या है? ये जस्ट समझा रहा हूँ आपको। फिलहाल मोनोमर टर्म आप यूज ही ना करें, समझे ऐसे मोनोमर है ही, ठीक है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैं पहले समझाऊंगा कि मोनोमर बना कैसे। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो भाई अब देखो, ये जो सर्कुलर बॉडी आप देखते हो आपके बुक में लिखी हुई है, ये जो सर्कुलर फिगर आपने देख ली, ठीक है, ये आपके बुक में। सर ये तो देख लिया, सब एक जैसे हैं सर। इसमें भी OH है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो सब एक जैसे हैं। और सर इसमें आप देखें ना सर, एलिमेंट ही है ना। H क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। अब सर एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन थोड़ी है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं? 92 हैं। तो सर यही क्यों है? हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन क्यों है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों है? बाकी क्यों नहीं है? तो भाई समझो जरा। अब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि क्या है, ये यूनिट है। अब ये रिसर्च किसकी है? सारी जितना भी हम पढ़ रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल या बायोलॉजी, ये सारी किसकी रिसर्च है भाई? ये किसने रिसर्च की थी? ये ग्रीक्स ने रिसर्च की थी। ये सारी किसकी रिसर्च है? ग्रीक्स की है। तो भाई लैंग्वेज भी कौन सी हम यूज़ करेंगे? उनकी रिसर्च लाजमी बात है, तो उनकी लैंग्वेज में होगी ना। तो हम यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करेंगे बेसिकली। तो भाई हम क्या कहते हैं इसको? एक को क्या हमने कहा? यूनिट का, ठीक है। यूनिट को या पार्ट को, एक हिस्सा, टुकड़ा, जरा, ठीक है। अब इस यूनिट या पार्ट को ग्रीक में क्या कहते हैं? वो लोग भाई इस यूनिट को मर कहते थे, ठीक है।
इस पार्ट को, इस यूनिट को क्या कहते हैं? मर कहते हैं। अब सर इस टॉपिक से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ग्रीक काउंटिंग सिखाई थी, ठीक है। अब ग्रीक काउंटिंग क्या होती है उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप जाकर दे सकते हैं। उसमें डिटेल्ड मैंने समझाया हुआ है कि ग्रीक काउंटिंग के थ्रू हम ये मोनोमर या पॉलीमर ये वर्ड बनते कैसे, उस वर्ड को बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सही है। तो आज का हमारा हेडेक ये नहीं है कि ये वर्ड बने कैसे, ये तो हो गया भाई मर। अब ग्रीक काउंटिंग जो मैंने बताई हुई है, आप उस ग्रीक काउंटिंग में जैसे होता है ना, उस ग्रीक काउंटिंग में मैं लिखता हूँ आके आपके अपनी काउंटिंग 1 2 3, ज़्यादा 2 तक नहीं जाता, ठीक है। एसेट्रा एसेट्रा ऐसे करके आगे जाता। 1 को वो क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? ग्रीक लोग 2 को क्या कहते थे? डाई कहते थे। 3 को ट्राई। अब ये जो 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, 1 से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है हम क्या कहते हैं? बहुत है, मैनी है, ठीक है। हमारे मुंह से क्या निकलता है? मैनी, मतलब 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो ग्रीक लोग क्या कहते थे, जैसे ही उनकी काउंटिंग 3 से अबव जाती थी वो क्या कहते थे? भाई ये मैनी हो गए, मैनी हो गए। मतलब मैनी के लिए वो अपनी ज़ुबान में कहते थे कि पॉली, ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा। मैनी कहो पॉली कहो बात एक ही है। मैनी हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, पॉली वो ग्रीक की लैंग्वेज में कहते हैं। जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी ही रिसर्च को पढ़ रहे हैं, उनकी रिसर्च को पढ़ेंगे तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? पॉली करते हैं। मोनो, 1 को कहा डाई, 2 को कहा ट्राई, 3 को कहा, और 3 से ज़्यादा जितने भी हो गए 1 से ज़्यादा, तो उन ज़्यादा को हमने क्या कह दिया? पॉली कह दिया। इन टर्म को बैठाओ दिमाग में, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई देखो, उस यूनिट को, उस पार्ट को उन्होंने क्या कहा? ये जो पार्ट है उन्होंने क्या कहा? ग्रीक्स ने कहा या भाई ये क्या है? मर रहे हैं, ठीक है। पार्ट है ना, एक यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट को उन्होंने क्या कहा? मर रहे। कितना यूनिट है भाई? ये एक ही है ना, देख कितना आ रहा है, एक ही यूनिट दिख रहा है, ये भी एक यूनिट है, ये सब क्या है? एक एक यूनिट है ना। तो एक यूनिट ग्रीक काउंटिंग में एक को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोमर वर्ड ऐसे बना। हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, रटा नहीं होता, ठीक है ना। मोनोमर छोटा सा यूनिट होता है जो मैक्रोमॉलिक्यूल को बनाता है। भाई बताओ तो सही कि मोनोमर बन कैसे रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मोनोमर, अब ये क्या हो गया? मोनोमर हो गया। मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है। ये जो मोनो का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल यानी 1। क्या 1 भाई? ये पार्ट 1, ये जो आपको दिख रहा है इसको पार्ट भी कह सकते हैं, यूनिट भी कहा था मैंने थोड़ी देर पहले। यूनिट कहो पार्ट कहो, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं सर? ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा? ये एक मोनोमर आपस में मिला, फिलहाल मैं सपोज में ये लिख रहा हूँ, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे क्या है? मोनोमर से। ये मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। 3 से जब क्रॉस होती है उनकी काउंटिंग तो वो लफ्ज क्या यूज करते हैं? ग्रीक वाले वो लफ्ज क्या यूज करते हैं? वो कहते हैं पॉली, ठीक है, सही। अब ये पॉलीट्रम उन्होंने कह दिया, भाई क्या पॉली? ये पॉली ना, ये जो एक है ये बेसिकली था क्या? ये मोनोमर ही तो था, एक यूनिट था छोटा, ठीक है। क्या पॉली भाई? ये मर पॉली, ये जो पार्ट है ना ये पॉली, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी पार्ट है, ठीक है। तो क्या पॉली हुआ? क्या ज़्यादा हुआ भाई? पार्ट ज़्यादा हुए ना, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो ये पॉलीमर वर्ड ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब ये जो मर हैं, ये जो यूनिट हैं, ये क्या है? पॉली हैं। पॉली मीन्स ज़्यादा है, मेनी है। मैं इसको कहूँ तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी यूनिट्स कहो, पार्ट कहो, आपकी मर्जी। मेनी पार्ट, सॉरी, आपकी मर्जी। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स ने मिलकर क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। तो भाई पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। तो ये छठा नाम हो गया कंडेंसेशन का, ठीक है। कंडेंसेशन के कितने नाम बताए मैंने? 5 नाम बता चुका हूँ, नोट कर लिए होंगे आपने। पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि भाई ये जो छोटे छोटे यूनिट है ना, ये मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली कंडेंसेशन को हम पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है सर। ये तो हो गया आपका नाम तक, ठीक है। आपने नाम समझा दी कि कंडेंसेशन के दूसरा नाम क्या होता है। अब समझाओ सर ये बेसिकली होता क्यों है और कैसे होता है। भाई आपने केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा
आपने केमिस्ट्री में सबने पढ़ रखा होगा कि भाई ये जो आपको, ये बेसिकली इन पर चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको आप हाइड्रोजन आयन कहो, प्रोटॉन कहो, बात एक ही है। इसको आप हाइड्रोजन आयन कहो या इसको आप प्रोटॉन भी कह दो ना, सिंपल, तभी बात है एक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही है। केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी तो ये आप कौन सा पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है। डिटेल में वीडियो दे चुका हूँ भाई, 32 मिनट की वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। ये जस्ट आपके लिए छोटे से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट कंडेंसेशन के थ्रू अलग से कंडेंसेशन की वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैक्रोमॉलिक्यूल के सिंथेसिस और ब्रेकडाउन में मैं डिटेल से 2 पार्ट दे चुका हूँ, एक 17 मिनट का, एक 32 मिनट का। उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया कि आयन फॉर्मेशन कैसे होती है, बाण आखिर आपस में बनता है, तो देखते हैं। हाइड्रोजन आयन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। सर अब देखिए, आपने बताया नहीं अभी तक कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। दूसरा सर एलिमेंट क्यों नहीं है? 92 एलिमेंट्स है ना सर, आपने कहा था कि पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में तो 92 एलिमेंट्स है। यहाँ पर ये दोनों ही क्यों हैं, ठीक है। तो इस दोनों होने का रीजन दे रहा है भाई, समझो। ये बेसिकली है क्या, यूनिट है। यूनिट क्या होता है भाई, माइक्रोमॉलिक्यूल होता है, छोटा माइक्रोमॉलिक्यूल होता है। माइक्रोमॉलिक्यूल मतलब बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है। और ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है ना, जो हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं जिसको, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होता है भाई। वो किस नेचर का होगा, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब सर, आपने तो फिर एक और बला खड़ी करती कि ऑर्गेनिक नेचर, ऑर्गेनिक का मतलब सर भाई, ऑर्गेनिक का मतलब वो कंपाउंड, वो केमिकल्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एलिमेंट नहीं होंगे, होंगे, हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस एंड सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। ये 6 ही हो सकते हैं, बट मोस्टली 70% से लेकर 90% तक यही तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब यही तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट पाए जाएं तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और उस कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट या प्रिंसिपल एलिमेंट होगा ना, उसको वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक नेचर का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो भाई देखते हैं कि अब माइक्रोमॉलिक्यूल जो थे ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक नेचर हो गए। ऑर्गेनिक नेचर हो गए तो भाई मैंने बता दिया कि ये जो 3 एलिमेंट है ऑर्गेनिक नेचर में, तो यही होंगे ना, ये तीनों ही होंगे, ठीक सर, तीनों होंगे। चलो, आपने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है इस वजह से इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है। सर कार्बन कहाँ गया, कार्बन तो अब भी नहीं है। तो भाई ये जो आप सर्कुलर रिंग देख रहे हो ना, ये सर्कुलर रिंग और कुछ भी नहीं है, ये कार्बन की ही रिंग है बेसिकली, ठीक है। ये कार्बन की ही रिंग है, सही। ये बेसिकली ये रिंग नहीं हो, ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता। ये आपने अगर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ा हो ग्लूकोज का ना, तो ये ऐसे समझ लो कि हेक्सागोनल शेप होता है, जिसके हर कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है। ये केमिस्ट्री क्लास इंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन होता है। तो भाई ये जो कार्बन आपने कहा ना कि कार्बन कहाँ गया, वो कार्बन ये रिंग है, ठीक है। मतलब ये जो रिंग है ये पूरी कार्बन की बनी हुई है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। ये क्यों है, कार्बन कहाँ गया, ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब देखते हैं कि मोनोमर्स आपस में मिलते क्यों हैं और इनके मिलने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिक रीजन रहता है कंडेंसेशन क्यों कहते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो लाइन होगी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उस लाइन तक पहुंचने से पहले अपना रहा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये मोनोमर्स है सर, इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्यों है, मैंने बता दिया। अब सर ये मोनोमर कैसे मिलते हैं और ये मैक्रोमॉलिक्यूल कैसे बनता है। मैक्रोमॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल कहो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल कहो, लार्ज मॉलिक्यूल कहो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है। बहुत को हम क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं, और यूनिट को हम क्या कहते हैं, मर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर भी कह सकते हैं, सही।
तो देखिएगा ये मैक्रो मॉलिक्यूल है या पॉलीमर या ये लार्ज मॉलिक्यूल बन के दे रहा है। मोनोमर मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिलता है। सर ये क्यों मिलेगा, पागल है क्या? ये मिलना क्यों चाहते हैं आपस में? भाई देखो, आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बॉन्डिंग का ना, आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा किसका, बॉन्डिंग का। अब बॉन्डिंग का, जब कोई भी एलिमेंट का एटम, जब किसी भी एलिमेंट के एटम में बाहर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो वो जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, वो एटम अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो जो एटम होगा उस एलिमेंट का वो क्या होता है, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल मतलब इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ, बॉन्ड बना हुआ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये मोशन करेगा, मोशन करेगा। अब इसके मोशन के नतीजे में क्या होगा, लाजमी बात है, ये एक एटम है, एक दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, ये मोशन करेगा ऐसे टक्कर खाएगा, ये मोशन करेगा ऐसे टक्कर खाएगा। मोशन करेंगे तो टक्कर खाएंगे, लाजमी बात है। टक्कर को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन कहते हैं। अब इस कोलिजन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब सर कोलिजन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, सर इससे मैक्रोमॉलिक्यूल के बनने का क्या चक्कर है? भाई देखो, समझो ये कि भाई ये जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जो मोनोमर्स हैं, इनके बाहर ये जो आपको आयन दिख रहे हैं, क्या ये स्टेबल है? नहीं है। अगर स्टेबल होता तो इन पर ये चार्जेस नहीं होती। इन पर चार्जेस है मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, कोलिजन के नतीजे में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो जब ये देखो इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस पर क्या है, पॉजिटिव। तो भाई हमने शुरू से एक चीज़ पढ़ी है कि जो अपोजिट चार्जेस होती है आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अगर ये कोलिजन होता यहाँ पर, ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, मतलब सेम चार्जेस होती, तो ये क्या करते, रिपेल करते मतलब उस बॉन्ड को तोड़ देते। यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट चार्जेस है। अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। लिंक कहो, लिंकेज कहो, बॉन्ड कहो, बात एक ही है। तो क्या हुआ भाई, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयन मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ठीक है, ये आपस में मिल जाएंगे, मिलने से क्या बनेगा, वाटर बन गया तो भाई इनकी वैलेंसीज हो गई पूरी। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपनी जान इनसे छुड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे तो ये पानी बाहर निकल आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक, पानी निकल आया, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था एक, तो ये बाहर निकल आया। क्यों निकला, ये बता दिया, सारा लॉजिक दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये निकल आया तो भाई एक वैकेंसी इसके पास हो गई, एक वैकेंसी इसके पास हो गई, क्योंकि ये मोनोमर है, इसका भी तो इसके साथ बॉन्ड ही बना हुआ था ना। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटा, तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करके क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो, बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस बॉन्ड बनने से आपने क्या देखा, क्या सीखा, देखिए ये क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बना, वाटर मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकल आया। ठीक है, अब वाटर जो होता है ना, वाटर को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइड्रोन कहते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में एक और वर्ड है जिसको हम डी कहते हैं। डी मतलब आप, रिमूव हो जाना, अलग कर देना या तोड़ देना। तो भाई वाटर क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया, किसके थ्रू हुआ भाई, किसके थ्रू हुआ, इस प्रोसेस के थ्रू हुआ, जिस प्रोसेस के थ्रू पढ़ के आ रहे हैं हम, कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान मोनोमर से क्या हुआ, पानी का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिलीज हो गया, निकल गया। ठीक है, निकल गया। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। क्यों कहेंगे भाई, कि तो पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, डिहाइड्रेट हुआ ना, हाइड्रोन कहते हैं वाटर को। ठीक, और डी मतलब निकल जाना, रिमूवल, तो रिमूव हुआ ना एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन होने से क्या हुआ, इन मोनोमर्स के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड बनने को हमने क्या कहा था शुरू में, सिंथेसिस। तो भाई कंडेंसेशन का जो चौथा नाम मैंने बताया था वो था डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर।
सर सब बता दिया आपने, बॉन्ड भी बन गया, मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, मोनोमर्स के मिलने से जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को हम क्या कहें, कंडेंसेशन। बना क्या, मैक्रोमॉलिक्यूल, ये तो बता दिया। सर आप समझाओ ना, आपने शुरू में कहा था, शुरू में एक लाइन कही थी कि एंड में कुछ बताऊंगा, ऐसी कौन सी खास चीज़ है जिस कंडेंसेशन को कंडेंसेशन नहीं कहा जाता, समझो ज़रा भाई। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है टू बेस। कंडेंसेशन बेसिकली निकला कहाँ से, कंडेंस से, कंडेंस सुकड़ना, कम होना, ठीक है। इसका मतलब टू लेसन, लेसन, ठीक है, मतलब कम होना। कम होना, क्या कम हुआ सर यहाँ पर, क्या कम हुआ, कुछ कम हो रहा है, दो चीज़ें कम हो रही है अगर आप देख रहे हैं तो। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो इसमें से क्या कम हुआ, मैं कह सकता हूँ कि 2 हाइड्रोजन 1 वाटर, ये कम हुआ। पहली बात तो ये कम हुई, ठीक। अब दूसरी बात देखिएगा भाई, अब देखिएगा ये पहले क्या है, मैं ये जो मोनोमर्स हैं ये पहले क्या है, सेपरेट है, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो चीजें दूर जाती हैं या पास आती हैं, पास आएंगी, तो भाई ये क्या हो जाएंगी, ये पास आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये मोनोमर्स को, माइक्रोमॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास आए, पास आए मतलब सिकुड़ गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए मतलब सिकुड़ गए। तो उस प्रोसेस को इनके एरिया कम होने की वजह से, इनके सिकुड़ने की वजह से क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। हुआ प्रोसेस क्लियर के कंडेंसेशन को कंडेंसेशन क्यों कहा जाता है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। अगर अब भी मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचते रहें, और आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्या सिंध बोर्ड बायोलॉजी की जितनी भी किताबें हैं उन सब का कोर्स सिक्वेंशियल वे में हासिल कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस के बारे में, हाइड्रोलाइसिस को भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।